नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कुमार गौरव सर की क्लास का 2 मार्च का करंट अफेयर्स प्लस स्ट्रेटेजी के। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स आज का। तो हाल ही में ईरान के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में किसने लॉन्च किया? तो हाल ही में ईरान के जो उपग्रह है पार्स 1 उसको अंतरिक्ष में लॉन्च किसने किया है? तो रोसकोसमोस ने लॉन्च किया है। तो रोसकोसमोस के बारे में जान लेते हैं। कॉस्मोस कहाँ की एजेंसी है? तो रूस की ये एक स्पेस एजेंसी है। व्हीकल किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है? तो सोयूज नाम के व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। ये क्या एक इमेजिंग उपग्रह है। यह क्या है, फोटो वगैरह इमेज वगैरह उधर से क्लिक करेगा। ठीक है, ये उपग्रह कहाँ का था? पार्स 1 ईरान का ये उपग्रह है। तो आपको ये जानकारी हो गई होगी। तो प्राइवेट कंपनी का फर्स्ट लूनर लैंडर चांद पर उतरा था। तो कौन उतरा था? तो ओडिसियस नाम का लूनर था जो चांद पर हाल ही में उतरा है। किस कंपनी का था? इंट्यूटिव मशीन कंपनी का ये था। कहाँ का था? USA का था। तो प्राइवेट कंपनी का फर्स्ट लूनर चांद पर जो उतरा उसका नाम क्या है? ओडिसियस है। इंट्यूटिव मशीन कंपनी का और ओडिसियस नाम से है। कहाँ का? USA का है। ईरान के बारे में जानते हैं। ईरान जो है कैस्पियन सागर के किनारे पर स्थित है। तो ईरान किस सागर के किनारे पर स्थित है? कैस्पियन सागर के किनारे। और रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? कैस्पियन सागर के किनारे हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था। इसको क्या बोलते हैं? विश्व आर्द्र भूमि डे, इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था? ईरान में हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में हुआ था। इसी दिन को 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर है। तो कैस्पियन सागर के किनारे कौन स्थित है? ईरान स्थित है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। इधर 2 मरुस्थल पड़ते हैं, उन मरुस्थल का नाम क्या है? तो दस्त-ए-लुत और दस्त-ए-कबीर 2 मरुस्थल है जो कि फेमस मरुस्थल है। ग्वादर पोर्ट बना है, वो कहाँ पर बना है? पाक में बना है। किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने भी एक पोर्ट बनाया। वो कहाँ बनाया है? चाबहार पोर्ट बनाया। कहाँ पर बनाया? ईरान में बनाया है। किसने बनाया? भारत ने बनाया। तो ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए इंडिया ने चाबहार पोर्ट बनाया है ईरान में। ठीक है, ग्वादर को काउंटर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया होगा कि कौन सा पोर्ट इंडिया ने बनाया है ईरान में, किसको काउंटर करेगा? तो ग्वादर पोर्ट को काउंटर करेगा। SCO का ईरान जो है नवा मेंबर बना है हाल ही में, और ब्रिक्स में शामिल भी हो गया है। तो ब्रिक्स में ईरान शामिल हो गया है और नवा मेंबर SCO का नवीनतम मेंबर ये बन गया है। तुर्की आसपास के देश के बारे में जान लेते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा है। इसकी करेंसी क्या? लीरा है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद है। और हर्मुज़ जल संधि जो है ये किसको किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को हर्मुज़ जल संधि जोड़ती है। तो याद रखिएगा, हर्मुज़ जल संधि जो है किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी को और ओमान की खाड़ी को हर्मुज़ जल संधि जोड़ती है। आज का दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। DRDO ने उड़ीसा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो DRDO ने क्या किया? एक सफल परीक्षण किया, एक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली। अभी अधिक दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का किया गया था, उसका नाम क्या था? समर। और अभी कम दूरी की रक्षा प्रणाली का जो सफल परीक्षण किया है उसका नाम क्या है? वसोराद है। क्या नाम है उसका? वसोराद है। ये बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, मतलब कम दूरी की जो भी मिसाइल वगैरह आएगी उसको ये रोकेगी। ITER में परीक्षण किया। ITER का फुल का इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। तो इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज कहाँ पर? उड़ीसा चांदीपुर में। तो इसका परीक्षण कहाँ से किया गया है? उड़ीसा से किया गया है। इंटीग्रेटेड रेंज से किया गया है, चांदीपुर से किया है। किसने किया है परीक्षण? DRDO ने किया है। जिसका परीक्षण किया है उसका नाम क्या दिया गया? वसोराद इसका नाम दिया गया। ये क्या है? कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। शायद इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब लल्लन टॉप की तरफ हम बढ़ते हैं। कम ऊंचाई कम दूरी पर आने वाली मिसाइल को ये नष्ट करेगी। तो क्या करेगी? कम दूरी और कम ऊंचाई से जो भी मिसाइल आएगी उसको क्या करेगी? नस्ते नाबूद कर देगी। समर का हाल में परीक्षण किया था। समर का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। ये किसका है? डिफेंस सिस्टम है इंडिया का। ये क्या कोई भी मिसाइल आएगी उसको एयर में ही नस्ते नाबूद कर देगी। उसका नाम क्या है? समर। समर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है, ये कहाँ? इंडिया का है। हमारे PDF नोट्स पाने के लिए सेम PDF नोट्स आपको मिलेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको ये सेम PDF नोट्स मिल जाएंगे। रूस के पास जो वायु रक्षा प्रणाली है वो कौन सी है? तो S-400 रूस के पास वायु रक्षा प्रणाली है। आयरन डोम किसकी है? इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम है, बहुत ही फेमस है। USA का थर्ड है। तो भारत का कौन सा है? समर हो गया है। रूस के पास S-400, इजराइल के पास आयरन डोम और USA के पास थर्ड वायु रक्षा प्रणाली हो गई है। अगला
APJ अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? हरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पर? ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ पड़ता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पड़ता है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में पड़ता है। आज का तीसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, पहली बार अंटार्कटिका में पहुंचने वाला रोग कौन सा है? तो अंटार्कटिका में क्या हुआ? रोग पहुंच चुका है। जहां पर मानव पहुंचने के लिए डरता है वहां पर एक रोग पहुंच चुका है अंटार्कटिका में। वो कौन सा रोग है? तो बर्ड फ्लू नामक रोग जो है कहां पर पहुंच चुका? अंटार्कटिका महाद्वीप में ये पहुंच गया है। एंड बर्ड फ्लू का जो होता है H5N1 क्या बोलते हैं? बर्ड फ्लू। H1N1 क्या होता है? स्वाइन फ्लू। याद रखिएगा, बर्ड फ्लू क्या होता है? H5N1, और स्वाइन फ्लू क्या होता है? H1 और N1 स्वाइन फ्लू होता है। ये दोनों याद रखिए, बहुत पूछा जाता है। H5N1 बर्ड फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू। भारत फ्री कब हुआ? बर्ड फ्लू से ये भारत फ्री हो गया। तो बर्ड फ्लू से क्या हो गया? भारत फ्री हो चुका है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप में पहुंचा। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का खलास कर देते हैं, एक प्रकार से पोस्टमार्टम कर देते हैं। जैसा कुमार गौरवसी पोस्टमार्टम करते हैं वही सेम मैंने लिखा हुआ है। तो पोस्टमार्टम करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप का। तो ये हमारा क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। इसके बारे में देखिएगा, इधर एक बैडल सागर पड़ता है। कौन सा सागर? बैडल सागर पड़ता है। ये बैडल सागर, ऊपर बैडल सागर पड़ता है। ये देखो, ये एरिया जो रेड से मैंने कर रखा है, ये एरिया क्या है? पालवन प्रायद्वीप है। पालवन प्रायद्वीप क्यों फेमस है? बर्फ विहीन है। ये पालवन प्रायद्वीप ही एक ऐसी एरिया है जहाँ पर बर्फ नहीं है। नहीं, पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप पर क्या है? बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। तो पालवन प्रायद्वीप पर क्या है? बर्फ विहीन है, इधर पर बर्फ नहीं है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो माउंट एल्बरस, ये मैंने देखो रेड से बनाया कि माउंट एल्बरस है। तो इसका क्या है? माउंट एल्बरस एक्टिव वोल्केनो है, जो सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप का एक्टिव वोल्केनो कौन सा है? माउंट एल्बरस। तो माउंट एल्बरस जो है एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है, या माउंट वोल्केनो है। कौन सा है? माउंट एल्बरस। इसके बाद ये देखिएगा, इसके नीचे आ जाइए, ये एक सागर बना हुआ है, ठीक है, जहाँ मैंने पानी पानी रेड रेड से डॉट डॉट कर रखा है। ये है रोज सॉगर। रोज सॉगर क्या है? रोज सॉगर जो है अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, ठीक है। ये क्या है? रोज सॉगर जो है विश्व का सबसे बड़ी समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। मतलब पूरे विश्व में जो संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? रोज सॉगर है। ये कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिका महाद्वीप में ये पड़ता है। उसके बाद ऊपर चलिएगा, हाईएस्ट पीक कौन से है? तो क्वेश्चन आता है अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट विल्सन अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद बोस्टोक, ये एरिया देखिएगा, बिंदु कर रखा है मैंने, लिख रखा है रेड से, बोस्टोक। बोस्टोक क्या है? पूरे विश्व में न्यूनतम तापमान, मतलब सबसे कम तापमान कहाँ पर होता है? बोस्टोक इसके लिए फेमस है। किसके लिए बोस्टोक स्थान फेमस है? सबसे कम तापमान के लिए बोस्टोक स्थान फेमस है। तो मैंने पोस्टमार्टम किया अंटार्कटिका महाद्वीप का। बैडल सागर पड़ता है, पालवन द्वीप पड़ता है जो बर्फ विहीन है, ये माउंट एल्बरस जो एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, रोज सागर है जो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री क्षेत्र है, माउंट विल्सन मैसिफ है ये जो, और बोस्टॉक क्षेत्र एरिया न्यूनतम तापमान के लिए फेमस है। ये और किसके लिए? व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है। शोध वगैरह कहाँ पर होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इधर ही किए जाते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप में शोध वगैरह किए जाते हैं। भारत ने इस पर 3 मिशन भेजे थे। कौन कौन से वो 3 मिशन है भारत के? तो एक भारतीय, उसका नाम है मैत्री, और दक्षिण गंगोत्री। तो अभी भारतीय और मैत्री काम कर रहे हैं, और दक्षिण गंगोत्री क्या हो गया? नष्ट हो चुका है। तो भारतीय और मैत्री 2 काम कर रहे हैं। भारत के 3 मिशन में से दक्षिण गंगोत्री नष्ट हो चुका है। हमारा टेलीग्राम चैनल है RWR क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको PDF नोट सेम मिल जाएंगे हैंड रिटन। आज का चौथा और अगला क्वेश्चन, भारत ने किस नदी पर बांध बनाकर पाकिस्तान में पानी जाने से रोक दिया है? तो भारत ने क्या किया? नदी पर बांध बनाकर पानी जाने से रोक दिया। एक क्वेश्चन है, इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम करूंगा कि कैसे कैसे पूरी हिस्ट्री, ठीक है। सायपुरा कैडी बांध है, कौन सा बांध बनाया? सायपुरा कैडी बांध बनाया रावी नदी पर। ये क्यों रोका गया इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो 1960 में क्या हुआ था? एक आपको पता होगा सिंधु जल समझौता हुआ था। कौन सा समझौता हुआ था? सिंधु जल समझौता। किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान में। किसने करवाया था इसको? तो सिंधु जल समझौता विश्व बैंक ने करवाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था। अब इसके बीच सिंधु और झेलम, इस 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था, इसमें क्या क्या विश्व बैंक ने जो समझौता कराया था, उसमें विश्व बैंक ने क्या क्या डिसाइड किया था? सिंधु झेलम और चिनाव का जो पानी होगा, 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा, और 20% पानी उसका इंडिया यूज करेगा।
तो सिंधु झेलम चुनाव का 80% पानी कौन यूज करता है? पाकिस्तान। और 20% पानी इंडिया यूज करता है। रावी व्यास सतलज, तो रावी व्यास सतलज का 20% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। और 80% पानी इंडिया यूज करेगा। ये याद रखिएगा, 80-20 का रेशियो से है। तो सिंधु झेलम चुनाव का 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया। और रावी व्यास सतलज का 20% पाकिस्तान, 80% इंडिया पानी यूज करेगा। तो उसको पानी को रोकने के लिए कि हमारा पानी ज़्यादा उधर ना जाए, तो कुछ बांध बनाए गए थे। तो रावी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया था? थीन बांध, ठीक है, जिसको रंजीत सागर बांध कहते हैं। व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया था। कौन सा बांध? पोंग बांध। और सतलज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया था। अब बांध किस लिए बनाया जाता है? कि हमारा पानी रुक सके, तो बांध बनाकर इसको रोका गया था। 80% में जो पानी जा रहा था उसके लिए बांध बनाया गया शाहपुरा में। तो हमारा कितना परसेंट पानी जा रहा था इसमें? 80% पानी हमें इंडिया को यूज करना था, पर क्या हुआ? 20% पानी पाक को देना था, पर क्या हुआ? हमारा पानी 20 में ज़्यादा जा रहा था पाकिस्तान में। इसलिए रावी नदी पर एक बांध और बनाया गया। पहले से एक बांध था थीन बांध, जिसको रंजीत सागर बांध कहते हैं। अभी एक बांध और बनाया गया, उसका नाम क्या? शाहपुरा कैडी बांध। ये कहाँ पर बनाया गया? जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर ये बांध बनाया गया कि जो हमारा 20% पानी जा रहा था पाकिस्तान को, सिर्फ 20% ही पानी दिया जाए, 80% पानी इंडिया यूज़ कर सके, क्योंकि अभी पानी उधर ज़्यादा जा रहा था, इसलिए ये बांध बनाया गया। हमारे सामने ये पूरी स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी कि सिंधु जल समझौता कब हुआ और क्यों बांध बनाया गया। पढ़ने का तरीका होता है वन लाइनर, आप पढ़ोगे जब तक आप बेस में नहीं जाओगे तो भूल जाओगे। अब सिंधु जल समझौता देखो क्वेश्चन आएगा, कितना पानी जाता है कितना आता है, तो उससे आप समझ जाओगे, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं। झेलम नदी पर बांध कौन सा है? उरी तुलबुल परियोजना है। झेलम नदी पर उरी तुलबुल परियोजना बनाई गई है। चिनाव नदी पर दुलस्ती, बगलियार, रैटल और सलाल। याद रखिएगा, चिनाव नदी पर दुलस्ती, बगलियार, रैटल और सलाल। रावी नदी पर थीन सागर बांध बनाया गया है। वेदों में झेलम नदी का नाम क्या दिया गया है? देखिएगा, मैंने हिस्ट्री का भी पोस्टमार्टम कर दिया। तो वेदों में झेलम नदी का नाम क्या दिया? वितिस्ता नाम दिया गया। चिनाव, अस्कनी, रावी। चिनाव नदी को क्या बोला गया? वेदों में अस्कनी बोला गया। रावी नदी को परूसनी बोला गया है। तो देखो, वेदों में क्वेश्चन पूछा जाए, झेलम नदी का नाम क्या है? वितिस्ता है। चिनाव अस्कनी है। रावी नदी को परूसनी नदी कहा जाता है। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लाहौर स्थित है। सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाव नदी है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाव नदी। आज का अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो 5 नंबर है। ऑक्सफोर्ड पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई हड़प्पा युगीन की किलेबंदी मोरोधरो कहाँ पर स्थित है? तो ऑक्सफोर्ड पुरातत्व जो है उन्होंने क्या हुआ, एक स्थान खोजा है मोरोधरो। ये कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया पाया जाता है कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। कौन सा गांव है? लोधवानी गांव। इसी को क्या बोलते हैं? रुद्रानी गांव भी कहा जाता है। धौलावीरा के पास पड़ता है ये जो जगह है। मोरोधरो कहाँ पड़ता है? धौलावीरा के पास पड़ता है। ये कैसी सभ्यता है? तो हड़प्पा युगीन किलेबंदी बस्ती है। ये जो स्थान खोजा गया है मोरोधरो, हड़प्पा युगीन किलेबंदी बस्ती है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? सिंधु घाटी सभ्यता। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस लाइन से हमेशा पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस समय लोहे का उपयोग नहीं हुआ था, कांसे का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया। आदि ऐतिहासिक काल भी कहते हैं इसको। कौन सा काल कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति को कौन सा काल कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ था? जो हड़प्पा संस्कृति, इसका विस्तार देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में था। नॉर्थ में कहाँ था? मांडा से लेकर दैमाबाद तक। साउथ में दैमाबाद तक। आलमगीरपुर कहाँ? मेरठ में पड़ता है। और सुतकाकोड़ जो है कहाँ पड़ता है? भारत से बाहर पाकिस्तान में पड़ता है। तो मांडा, दैमाबाद, आलमगीर और सुतकाकोड़ 4 स्थानों पर इसका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, ये मैंने आपको बता दिया। किसका विस्तार? हड़प्पा संस्कृति का, ठीक है। हमारे पीडीएफ नोट्स ये पाने के लिए, फटाफट रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैंने देखो लिख रखा RWR क्लासेस, और सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। इस पर आपके कंटेंट जो आपको बहुत बढ़िया मिल रहा होगा, आपको समझ गया होगा, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, 20 मिनट के आसपास। उसको देखना ना भूलें, क्योंकि आप आगे क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर बहुत लॉस होने वाला। आज सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो हड़प्पा के बारे में हिस्ट्री का पोस्टमार्टम करते हैं। हड़प्पा की बात हुई तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो हड़प्पा स्थान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखिएगा, हड़प्पा स्थान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। ये भी स्थान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये इंडिया में पड़ता है, पर ये दोनों स्थान कहाँ पड़ते हैं? पाकिस्तान में पड़ते हैं। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। धौलावीरा स्थान कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इसको 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। अभी हाल ही में से को 3 भागों में बांटा गया, इसकी खोज की गई थी, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भाग। तो हाल ही के एक करंट का क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा स्थान है धौलागिरी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य में। 40वीं विश्व धरोहर की सूची में इसको क्या हुआ? यूनेस्को ने शामिल किया है 40वीं विश्व धरोहर सूची में। और जेपी जोशी ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। कालीबंगा जो स्थान है वो कहाँ इंडिया में पड़ता है? वो कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले थे? कालीबंगा में मिले थे। कालीबंगा को काली रंग की चूड़ियाँ भी कहा जाता है। किस लिए इसका कालीबंगा नाम पड़ा? कि काली रंग की जो चूड़ियाँ थी इधर पे मिली थी, इसको काली रंग की चूड़ियों के नाम से जाना जाता है। लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। चंदूहड़ो, चंदूड़ो स्थान फेमस है। ये किसके लिए फेमस? मटके, जो मनके बनाने का कारखाने कहाँ पर थे? मनके बनाने के कारखाने चंदूड़ो में पाए गए थे। एक राखीगढ़ी स्थान है। राखीगढ़ी स्थान कहाँ? हाल ही में खोजा गया था, पिछले साल का क्वेश्चन है, तो हरियाणा में एक पड़ता है राखीगढ़ी। आज का 6ठा नंबर क्वेश्चन है, रोमन रोलैंड पुरस्कार 2024 पुस्तक पुरस्कार दिया गया है, ये किसको दिया गया है? तो पंकज कुमार चटर्जी को ये पुस्तक पुरस्कार दिया गया है। भारत फ्रांस के जो लेखक होते हैं उन्हीं को मिलता है। किसको मिलता है? भारत और फ्रांस के लेखकों को ही मिलता है। और 7वें नंबर का इस बार पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है? बंगला में अनुवाद इन्होंने किया है। बुक स्टालिन दीवान का अनुवाद किस में किया है? बंगला में किया है। तो बुक स्टालिन जो एक बुक थी स्टालिन दीवान, उसका उपन्यास का बंगला में इन्होंने अनुवाद किया, इसलिए पंकज कुमार चटर्जी को क्या मिला है? रोमन रोलैंड पुरस्कार मिला है। ज्ञान पुरस्कार किसको मिला? गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। पद्म विभूषण जो भारत का सेकंड सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न भारत का फर्स्ट सर्वोच्च पुरस्कार है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। पहले पद्म भूषण कितने लोगों को मिला? 5 लोगों को। पद्मा सुब्रमण्यम, वकैया नायडू, चिरंजीवू, विद्येश्वर पाठक, वैजयंती माला। 5 नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा किसको पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये 5 नाम कौन कौन से हैं जिनको मिला है? पद्मा सुब्रमण्यम, वकैया नायडू, चिरंजीवू जो साउथ इंडियन हीरो है, विद्येश्वर पाठक और वैजयंती माला। भारत रत्न किस किस 5 लोगों को मिला है? कर्पूरी ठाकुर को मिला है, लाल कृष्ण आडवाणी को मिला है, MS स्वामीनाथन को मिला है, चौधरी चरण सिंह को मिला है, PV नरसिम्हा राव जी को दिया गया। अभी तक ये था कि 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं मिला है, पर इस साल 5 लोगों की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव को। आज का 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में भारत के पर्यावरण स्तर रिपोर्ट 2024 कहाँ हुई है? तो हाल ही में भारत में क्या हुई है? एक पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2024 का आयोजन किया गया। वो कहाँ किया गया है? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। इसको किसने किया है? तो CSE सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने इसका आयोजन किया है। इसमें क्या निकाला गया? पिछले 122 साल में 2023 में सबसे गर्म रहा था। मतलब 122 सालों से अब तक का जो सबसे गर्म ईयर कौन सा रहा था? 2023 सबसे गर्म ईयर रहा था। ये हमारे PDF नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल RWR क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, जहाँ पर आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। जी, 8वां क्वेश्चन जो है फील्ड फायरिंग अभ्यास। एक फील्ड फायरिंग अभ्यास हुआ, इसको होस्ट कौन ने किया है? तो होस्ट कौन था? पूर्वी कमांड की त्रिशक्ति कोर के द्वारा इसका फील्ड फायरिंग रेंज का क्या किया गया है? अभ्यास किया गया है। तो होस्ट किसने किया? पूर्वी कमान की त्रिशक्ति कोर के द्वारा इसको आयोजन कराया गया। ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के तिस्ता फायरिंग रेंज के द्वारा आयोजन कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ है, तिस्ता फायरिंग रेंज में हुआ। तिस्ता फायरिंग रेंज कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आप जानते हो कि तिस्ता नदी कहाँ पर है? बंगाल में। तो तिस्ता फायरिंग रेंज इसी के नाम पर पड़ा है, पश्चिम बंगाल में है। तो पूर्वी कमान की त्रिशक्ति कोर के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? 1 मिशन 1 टैंक, मतलब कि एक मिसाइल के द्वारा एक टैंक हम नस्ते नाबूद कर दें। दुश्मन के एक मिसाइल के द्वारा एक टैंक को हम नस्ते नाबूद कर दें। तिस्ता नदी जल विवाद है किस किस के बीच है? बहुत चर्चा में क्वेश्चन रहा हुआ है। तिस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश का, ये क्या है? इसमें अभी जल विवाद फैला हुआ है। बांग्लादेश बोलता है इतना पानी चाहिए, भारत बोला इतना पानी चाहिए, तो इसका विवाद अभी तक चल रहा है। तिस्ता नदी उद्गम कहाँ होता है? तिस्ता नदी का सिक्किम से इसका उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है, इसकी सहायक नदी लोहित नदी है। लोहित नदी पर ढोलिया सादिया बांध बना है, जिसको भूपेन हजारिका बांध के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर पड़ता है? असम में पड़ता है।
आज का नवा क्वेश्चन, देश के पूर्व पीएम ब्रायन मुल्लोनी का निधन हो गया। तो ब्रायन मुल्लोनी का निधन हो गया है। वो देश कहाँ के पूर्व पीएम थे? कनाडा के पूर्व पीएम थे। ये 2 बार पीएम रह चुके हैं। 1884 से लेकर 1893 तक प्रधानमंत्री कनाडा के रहे हैं। ये किस पार्टी से संबंधित है? तो कंजर्वेटिव पार्टी से ये संबंधित थे। विश्व का सबसे बड़ा आयर टैंक कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा आयरलैंड कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा आयरलैंड ग्रीनलैंड है। ये सबको क्वेश्चन पता भी होगा और अक्सर पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आयरलैंड ग्रीनलैंड है। कनाडा और यूएसए का जो सीमा में जो एक रेखा बनती है वो कौन सी रेखा अलग करती है? 49 उत्तरी अक्षांश रेखा अलग करती है कनाडा और अमेरिका को। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। क्योंकि कनाडा के बारे ये प्रधानमंत्री तो कनाडा के बारे में जान लेते हैं। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है। इधर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। किसके लिए हुआ था? ओजोन संरक्षण के लिए हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को। इसलिए 16 सितंबर को क्या? ओजोन संरक्षण डे मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, ओजोन संरक्षण डे कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण डे मनाया जाता है। सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ है? कनाडा में है। कनाडा की जो विनपेग नामक जगह पर गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कनाडा में। आज का 10वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला यूईएफए महिला नेशनल लीग का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में यूईएफए के महिला नेशनल लीग का खिताब और किसने जीता है? स्पेन ने जीता है। किसको हराकर जीता है? फ्रांस को हराकर जीता है। इसका आयोजन किसने किया? तो 3 देशों ने मिलकर इसका आयोजन किया। फ्रांस, नीदरलैंड और स्पेन ने मिलकर यूईएफए का आयोजन किया था। तो जीता किसने? स्पेन ने जीता है। किसको हराकर जीता है? फ्रांस को हराकर जीता गया। ये पहली बार हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। एतान बोनभाटी का बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, ये नाम याद रखिएगा। फुटबॉल की प्लेयर है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एतान बोनभाटी ये बेस्ट ऑफ प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? एतान बोनभाटी को मिला। फुटबॉल कप से जो संबंधित कप है उनके बारे में जानते हैं। फुटबॉल कप से डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप और फीफा। ये किससे कप हैं? ये फीफा क्या है? फुटबॉल का विश्व कप है। ठीक है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, ये फुटबॉल के कप है। नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय जन्मदिवस जागरूकता माह। तो नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ राष्ट्रीय दोष जागरूकता माह, जो प्रारंभ हो गया कहाँ पर? दिल्ली में इसका प्रारंभ किया गया। ये हमारे पीडीएफ नोट्स पाने के लिए आप फटाफट रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @RWR क्लासेस पे आप जुड़िएगा, उसको सब्सक्राइब कर लिए, जहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे हम ब्रह्मास्त्र 2.0 का इसी प्रकार से एक नोट्स लिख के रिवीजन करा रहे हैं और पीडीएफ नोट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं एक सिलेक्टेड पर्सन हूँ, मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को टाइम ज़्यादा वेस्ट हो, इसलिए मेहनत खुद मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी चैनल पर हाल ही में अभी फ्री में नोट्स की जो मैथ की क्लास है वो मैं शुरू करने वाला हूँ। तो वो क्लासें पाने के लिए, प्लस नोट्स पाने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर करना ना भूलें।